दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। कंपनी को एक नया सीईओ मिला है और आप देख सकते हो कि रिलायंस पावर लगातार एक के बाद एक बहुत सारे फैसले कर रहे हैं। वैसे तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है, लेकिन अनिल अंबानी लगातार अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी शानदार फैसले कर रहे हैं। कुछ नई कंपनियों का गठन हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंपनी तेजी से आगे बढ़ने की प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है। भले ही दूसरे बिजनेस कंपनी के सारे खत्म हो चुके हो, कंपनियां डूब चुकी हो, लेकिन ग्रीन एनर्जी और एनर्जी स्टोरेज के बिजनेस में वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। क्या आने वाले समय में रिलायंस पावर कुछ कमाल करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ चौंकाने वाली बातें निकल कर आई है। कौन सी बैंकों का कितना निवेश है और जेपी एसोसिएट जिस से दबाव में है, क्या उसका कुछ निगेटिव असर जेपी पावर पे भी पड़ेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात कर ले। स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 42.39 पर। फ्राइडे की क्लोजिंग 42.06 के आसपास थी। इंट्राडे में 42.70 का हाई भी बना, लेकिन देख सकते हो कि वहाँ से गिरावट का माहौल बना। 42 पे स्टॉक रह नहीं पाए, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। कुछ बड़े फंड हाउस की बिकवाली शुरू हुई जिसकी वजह से 40.43 का लो बना और अंत में क्लोजिंग 40.93 के आसपास रही, जहाँ पे 2.69% की गिरावट देखने को मिली। तो बिल्कुल स्टॉक दबाव में आ गया। वैसे अब आप देख सकते हो स्टॉक काफ़ी समय से देखें तो सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि यह स्टॉक 31 दिसंबर को अगर आप देखें तो 42 के आसपास था और नए साल की शुरुआत में स्टॉक 45 तक पहुँचा। 42 से 45 का सफ़र तय किया। 2 दिन शानदार तेज़ी बनी और स्टॉक पहुंच गया 46 पर 2 जनवरी को। उसके बाद आप देख सकते हो कि 7 ट्रेडिंग सेशन में लगातार गिरावट हुई, जिसकी वजह से जो स्टॉक 46 के आसपास था वो गिरते हुए 37 पर आ गया 13 जनवरी को। काफ़ी बड़ी गिरावट हुई और स्टॉक में गिरावट के बाद इसमें तेज़ी का दौर भी शुरू हुआ। तो 37 पे आने के बाद स्टॉक में 4 ट्रेडिंग सेशन में लगातार तेज़ी बनी 14 जनवरी से लेके आप देख सकते हो कि 17 जनवरी तक, जिसकी वजह से स्टॉक लगभग प्राइस 38 से 43 तक पहुंच गया और आज फिर से एक बार इसमें बिकवाली देखने को मिली। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रिलायंस पावर ने बाजार क्लोज होने के बाद एक्सचेंज को जानकारी दी है। उन्होंने नीरज पारक को 20 जनवरी 2025 से 3 साल के लिए कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया, यानी सीईओ अपॉइंट किया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि नीरज पारक 21 साल पहले जून 2004 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में सेंट्रल टेक्निकल सर्विसेज टीम में एडिशनल मैनेजर के तौर पर रिलायंस ग्रुप में शामिल हुए थे। कंपनी ने कहा है कि पिछले कुछ सालों से उन्होंने लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नीरज पारक ने रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा दोनों ही कंपनियों में ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। बाद में वे सेंट्रल प्रोक्यूरमेंट ग्रुप और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में चले गए, जहां उन्हें कई तरह का अनुभव मिला। रिलायंस के साथ 29 वर्षों के पेशेवर अनुभव के साथ उन्होंने यमुनानगर, हिसार, रोजा, शासन, बूटी बोरी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन जैसे कई लार्ज स्केल प्रोजेक्ट और सोलर पीवी और सोलर सीएसपी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी वेंचर्स को भी पूरा करने में उन्होंने मदद निभाई है। भूमिका उनकी काफ़ी मजबूत थी। तो उन्होंने सभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट में अपने जो महत्वपूर्ण कदम को आगे बढ़ाया, वो अपना योगदान दिया, जिसकी वजह से ये बड़ी जिम्मेदारी रिलायंस पावर ने उनके ऊपर सौंपी है। तो ये काफ़ी बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप उठाया गया है। अब यहाँ पे कंपनी की तरफ से एक्सचेंज को जो जानकारी दी गई है उसमें कंपनी ने उनके ईमेल आईडी और अपने एग्जीक्यूटिव के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह जो है उन सब के फ़ोन नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किए। तो श्री नीरज पारक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने। इनके फ़ोन नंबर यहाँ पे शो हो रहे होंगे, आप देख सकते हो, और उनकी ईमेल आईडी भी दी गई है। इसके अलावा श्री अशोक कुमार पाल जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ फाइनेंस ऑफिसर है, उनके भी फ़ोन नंबर और उनकी ईमेल आईडी यहाँ पे दी गई है कंपनी की तरफ से। और देखो कि रमनदीप कौर, श्रीमती रमनदीप कौर, ये कंपनी सेक्रेटरी है, इनके भी फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की गई है। तो कंपनी से संबंधित किसी के पास कोई काम हो और कांटेक्ट करना चाहे तो वो कर सकता है, इसकी जानकारी दी गई है। अब एक बार इसके हम सिंपल मूविंग एवरेज को देख लेते हैं। 5 डेज़ के हिसाब से 39.69 का सिंपल मूविंग एवरेज है। 10 डेज़ के हिसाब से 40.69 का सिंपल मूविंग एवरेज है।
20 डेज़ के हिसाब से 42.42 का सिंपल मूविंग एवरेज देखने को मिलेगा। 50 डेज़ के हिसाब से 41.48 का सिंपल मूविंग एवरेज है। 100 डेज़ के हिसाब से 40.30 का सिंपल मूविंग एवरेज है और 300 डेज़ के हिसाब से देखें तो 34.70 का सिंपल मूविंग एवरेज है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक इस समय निचले लेवल पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं जेपी पावर की तरफ। 16.93 पर आज क्लोजिंग थी 1.38% की तेजी के साथ। वैसे स्टॉक इंट्राडे में 17.12 तक चला गया था, फिर उस लेवल से थोड़ा सा नीचे जरूर आया, परंतु गौर करने वाली बात है कि इंट्राडे में आज इस स्टॉक के अंदर गिरावट भी हुई है, क्योंकि क्लोजिंग कल 16.70 के आसपास थी और आज 16.66 का इंट्राडे में लो भी बना, यानी स्टॉक ऊपरी लेवल पर भी गया और कुछ गिरावट भी हुई। अंत में क्लोजिंग ठीक रही है। तो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो महीने की शुरुआत में ये स्टॉक 18 रुपीज़ के आसपास था, फिर इसके बाद में 3 दिन लगातार गिरावट 2 जनवरी से लेकर 6 जनवरी, जिसकी वजह से स्टॉक 16 पर आ गया। फिर एक दिन की तेजी बनी 7 जनवरी को, उसके बाद 4 ट्रेडिंग सेशन में लगातार गिरावट हुई और स्टॉक 13 जनवरी को 15 रुपये के आसपास पहुंच गया गिरावट की वजह से। उसके बाद 14 जनवरी को ये फिर 16 के आसपास आया, 15 जनवरी को थोड़ी गिरावट हुई, उसके बाद 16, 17 और 20 जनवरी 3 दिन लगातार हल्की सी तेजी देखने को मिली है। फिलहाल स्टॉक देख सकते हो कि 16, 17 और 18 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ आप दिखाई दे रहा है। हाईएस्ट में 18 और लो में 16, एक सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बड़े ट्रिगर का इंतजार हो रहा है। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। प्रमोटर के जो गिरवी शेयर है वो 79.20% है, काफ़ी भारी मात्रा में गिरवी रखे हुए शेयर है काफ़ी समय से, यही एक इसके लिए माइनस पॉइंट है। प्रमोटर की होल्डिंग 24% पे जो काफ़ी समय से अनचेंज है। एफआई की होल्डिंग की बात करें तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। 7.78% की होल्डिंग थी उनकी Q2 में, जो Q3 में 6.26% पर आ चुकी है, यानी एफआई ने अपना इन्वेस्टमेंट घटाया है। वो लगातार हर जगह से उनका इन्वेस्टमेंट घटा है, हर स्टॉक से निवेश उन्होंने अपना निकाला है और एफआई की संख्या में भी कमी आई है। पहले 158 थे जो गिर के अब 130 पे आ चुके हैं Q3 के दरमियान। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हुई है, लेकिन देख सकते हो कि 0.23% की होल्डिंग थी जो बढ़ के 0.25% हो चुकी है दिसंबर क्वार्टर में। म्यूचुअल फंड की संख्या अनचेंज है, 12 पे है, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। देख सकते हो कि 26.13% की होल्डिंग थी जो घट के 23.75% पर आ चुकी है। अब यहाँ पे कुछ बड़े फंड हाउस की बात करें तो निवेश के लिए इस समय प्रमोटर होल्डिंग में तो यहाँ पे 24% है होल्डिंग प्रमोटर की, और जो पूरी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की है, यानी जेपी एसोसिएट की पूरी होल्डिंग है। अब यहाँ पे बैंकों की बात करें तो टोटल 15.71% की होल्डिंग बैंकों की है, जिसमें आईसीआईसी बैंक लिमिटेड की सबसे बड़ी होल्डिंग है। 9.97% होल्डिंग है, लगभग 10% की होल्डिंग आईसीआईसी बैंक की है। इन्होंने निवेश लगाया हुआ है, पैसा दिया हुआ है, उसके बदले में इक्विटी ली हुई है। 10% की होल्डिंग आईसीआईसी बैंक की है। कैनरा बैंक की बात करें तो 2.44% की होल्डिंग है, जो काफ़ी बड़ी है, और यूको बैंक की भी यहाँ पे 1.08% होल्डिंग है, यानी इसमें काफ़ी बड़ा निवेश बैंकों का है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी का भी निवेश है, जिसमें 1.38% की टोटल होल्डिंग है। 3 इंश्योरेंस कंपनी है, इसमें एलआईसी का निवेश बढ़ा है, 1.36% होल्डिंग एलआईसी की देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि जो कर्ज लिया गया उसके बदले में इक्विटी लिया, इस वजह से आपको बैंकों की होल्डिंग दिखाई देगी, लेकिन बिजनेस काफ़ी पटरी पे है और आने वाले समय जेपी पावर बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।